Hey guys, this is Alnaki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize the fictional novel The Free Palace, written by a Turkish-British novelist, essayist and activist, Elif Shafak. वो टर्किश और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखती है और अब तक ऑलमोस्ट 21 बुक्स पब्लिश करवा चुकी है. She is best known for her novels like The Bastard of Istanbul and The 40 Rules of Love and many more. उसके वर्क्स अब तक 57 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए जा चुके हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं. द फ्ली पैलेस is one of her best-selling novels. It was first published in 2002 with the Turkish title Bit Palace, and later on ठीक 2 साल बाद in 2004 it was translated into English. The novel was shortlisted for the Foreign Fiction Prize in London 2005. इस नोवेल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इंट्रोडक्शन, बिफोर, इवन बिफोर एंड टुडे एंड देन. एलिफ शफक ने कंसेप्ट ऑफ सर्कल की बेस पर एक यूनिक नैरेटिव मेथड इस्तेमाल किया है जिसमें डिफरेंट नैरेटर्स और मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज हैं. द नोवेल इज सेट इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग बोनबोन पैलेस इन द 1960s Istanbul. So let's summarize and explain this interesting novel, The Free Palace. द फ्ली पैलेस एक ऐसा नॉवल है जो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में गुजरने वाली जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है और इसी के साथ उस टाइम की पॉलिटिकल, नेशनल और इंटरनेशनल सिचुएशंस पर रोशनी डालता है कि कैसे लोग रशिया और दीगर कंट्री से मूव करके टर्की आ रहे थे. नॉवल का टाइटल द फ्ली पैलेस रिप्रेजेंट करता है एक कीड़ों भरे महल को. फ्ली मीन्स अ लिटिल इंसेक्ट जो कि खून चूसता है, जबकि पैलेस मीन्स महल. बट ओवरऑल द फ्ली पैलेस रिप्रेजेंट्स अ बिल्डिंग जो कि कीड़ों भरी है. इस नॉवल में मौजूद बिल्डिंग बोनबोन पैलेस में 10 अपार्टमेंट्स हैं और हर फ्लैट, हर अपार्टमेंट में एक फैमिली रहती है. मैं सिर्फ हर एक का बेसिक इंट्रो आपसे शेयर करूंगा क्योंकि इनको इन डिटेल पढ़ने और समझने का मजा आपको समरी समझते वक्त आएगा. फ्लैट 1, मूसा, मरियम एंड मोहम्मद. मूसा एंड मरियम आर हस्बैंड एंड वाइफ और मोहम्मद इनका बेटा है जो स्कूल जाने के मामले में थोड़ा जिद्दी है. माइंड में रहे कि मूसा, मरियम और मोहम्मद ये 3 वर्ड्स इस्लामिक हिस्ट्री से लिए गए हैं. ऑल उनके स्पेलिंग्स चेंज हैं. फ्लैट 2, सिदार एंड गाबा. एक यंग बॉय जो अपने डॉग गाबा के साथ रहता है. फ्लैट 3, हेयर ड्रेसर सिमाल एंड सिलाल. आइडेंटिकल ट्विंस, 2 भाई जो बचपन ही से अलहदा रहे हैं. सिमाल एक्सट्रोवर्ट जबकि सिलाल इंट्रोवर्ट है. फ्लैट 4, द फायर नेचर्ड सन्स. एक ऐसी फैमिली जो किसी मिसफॉर्चून का शिकार है, किसी बदकिस्मती का. अलबत्ता बिल्डिंग में किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है. फ्लैट 5, हाजी, हिज सन, डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड चिल्ड्रन. क्योंकि बेटा और बहू सारा दिन जॉब करते हैं इसलिए हाजी बच्चे संभालता और इन्हें कहानियां सुनाता है. फ्लैट 6, मैटन शैटिन सीरीज एंड हिज वाइफ नादिया. मैटिन एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जबकि उसकी वाइफ नादिया एक रशियन औरत है जो हर वक्त एक टीवी शोप देखती रहती है. फ्लैट 7, मी. इस नॉवल का नैरेटर एक प्रोफेसर है जिसकी रिसेंटली डाइवोर्स हुई है और यहां रहने आया है. फ्लैट 8, द ब्लू मिस्ट्रेस. ये एक मर्चेंट की मिस्ट्रेस है. मीन उस मर्चेंट ने इसे यहां ठहराया हुआ है, खुद कभी कभार आता है. फ्लैट 9, हाइजीन, टाइजन एंड सू. हाइजीन सफाई पसंद औरत है जो सफाई के मामले में वहमी है और इसकी बेटी सू जिसे लाइस है मतलब जुए हैं. फ्लैट 10, मैडम आंटी. एक एजिड वुमेन जिसे पूरी बिल्डिंग में अपनी मां जैसा समझा जाता है, अकेली रहती है. एक बात और कि इनमें से हर एक कैरेक्टर सामने गार्डन में मौजूद कचरे की स्मेल को लेकर शदीद तंग है.
आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। नॉवल बात करता है डिफरेंट कंट्रीज और प्लेसेस से आए हुए कैरेक्टर्स की जो सेपरेट आइडेंटिटीज रखते हैं मगर इस्तांबुल जैसे शहर में एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। ऑल दो कैरेक्टर्स आपस में मिलते जुलते बातें करते दिखाई देते हैं मगर अंदर से हर एक अकेला है। सबके अपने अपने मामलात, परेशानी और स्ट्रगल्स हैं। यहाँ तक के हर एक के अपने अपने सीक्रेट्स हैं। मैडम आंटी आपके सामने है एक बेस्ट एग्जांपल के तौर पर। डिके एंड निग्लेक्ट। अपार्टमेंट बिल्डिंग का डिके या जवाल रिप्रेजेंट करता है इसमें रहने वालों के इमोशनल और मॉरल डिके को कि कैसे हर एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निग्लेक्ट कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। कल्चरल एंड सोशल चेंज। नॉवल में चेंज दिखाया गया है कि कैसे टर्की ट्रेडिशंस छोड़कर मॉडर्निटी की तरफ मूव कर रहा है। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स आर वन ऑफ द मेन थीम्स। नॉवल रिप्रेजेंट करता है फैमिली रिलेशंस, लव और ड्यूटीज के दरमियान मौजूद गैप या कॉम्प्लिकेशंस को। मेमोरी एंड हिस्ट्री आर आल्सो वन ऑफ द बेसिक थीम्स क्योंकि बार बार कैरेक्टर्स किसी माजी की याद में खोए हुए दिखाई देते हैं। ह्यूमर एंड अब्सर्डिटी। नो डाउट नॉवल पढ़ने के बाद मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि नॉवल में कई जगह पर आपको ह्यूमर और अब्सर्डिटी के एस्पेक्ट्स यानी पहलू मिल जाते हैं। मुस्कुराने का कोई ना कोई बहाना बना रहता है जिनमें से बेसिक गार्बेज की चोरी है या फिर इनजस्टिस प्योर तुर्क का नाम। Sometimes the only way to survive is to laugh at the absurdity of it all. बॉन पैलेस। खुद वो बिल्डिंग जहां इस नॉवल की सेटिंग रखी गई है सिंबलाइज करता है एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी को जो डिफरेंट ओरिजिन्स और लैंग्वेजेस वाले लोग और डिफरेंट कल्चर्स के लोग अब एक साथ रहते हैं। गार्बेज रिप्रेजेंट करता है उन प्लेसेस या उन लोगों को जिन्हें डिवैल्यू किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, निग्लेक्ट यानी नजरअंदाज किया जाता है। और इसी के साथ साथ ये गार्बेज हमें कैरेक्टर्स के साथ और कैरेक्टर्स को बिल्डिंग के साथ कनेक्ट करता है। फ्लीज और बग्स, कीड़े सिंबलाइज करते हैं डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को, जंपिंग फ्रॉम वन प्रॉब्लम टू अनदर। बिकॉज नॉवल की समरी में ऑलरेडी बहुत सी लाइंस एज इट इज कोट कर चुका हूं, इसलिए सिर्फ एक रियलिस्टिक एंड ब्यूटीफुल कोट एट द एंड ऑफ द नॉवल। एवरी स्टोरी इज अ लाई बट विद इन दैट लाई देयर इज अ ट्रूथ। हर कहानी एक झूठ है मगर हर उस झूठ के अंदर एक सच होता है। So guys, if you like my work, share it with your fellows and goodbye tata, see you in the next video. Allah Hafiz.